बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशखुरम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। एक वकील ने दूसरे वकील का पर्दा चाक कर दिया। ज़ाहिर जाफ़र को पट्टी पढ़ाने वाले वकील का प्लान बेनकाब हो चुका है। ज़ाहिर जाफ़र की अदालत में छलांगे मारने की असल वजह भी सामने आ गई, जो कि हम आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। ज़ाहिर पर आखिर तौहीन अदालत क्यों नहीं लगाई जा रही? FIA का पोल भी खुल चुका है और बैरिस्टर वक्कास ने जो है ट्रायल की मुकम्मल कहानी खोल कर सामने रख दी। आज हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वक्कास अब्रेज़ खान, जो कि बैरिस्टर हैं और इस केस के हवाले से एक गहरी नज़र रखते हैं। हमें बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं, हमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें सही हो सकती थी लेकिन नहीं की गई, हमें बताएंगे कि FIA का जो है रोल क्या था, किस तरह से FIA की जानिब से गलतियां की गई, क्या क्या गलतियां की गई और ज़ाहिर जाफ़र पर तौहीन अदालत जो है वो क्यों नहीं लगाई जा रही। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जितने लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ये हुकाम बाला तक चीज़ें जो हैं रजिस्टर होंगी कि हम इस केस पर बिल्कुल भी खामोश बैठने वाले नहीं। हम चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले, इसी ज़िंदगी में मिले, सालों साल नूर के वालिदैन को इंतज़ार ना करना पड़े। वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस बनाती हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहे। जैसे जी नूर मुकद्दम केस का ट्रायल जो है वो शुरू होता है, दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के अंदाज ही बदल जाता है, उसके तेवर इस हद तक बदले हुए हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको अचानक से हुआ क्या। मीडिया के उकसाने पर, कड़वे जहरीले सवालात करने के बावजूद दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है मुंह को बंद रखता है, चुप का रोज़ा रखा होता है, बिल्कुल भी नहीं कुछ बोलता। लेकिन अब अदालत के अंदर और अदालत के बाहर ज़ाहिर जाफ़र के तेवर ही तब्दील हो चुके हैं। उसको ऐसे लगता है कि किसी ने एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया है, इसको कोई चीज़ पढ़ा दी गई है, दिमाग में डाल दी गई है कि कुछ भी हो जाए तुम जो हो वो बच निकलोगे, तुम्हें हम बचा लेंगे, तुमने किसी से डरना नहीं है और तुमने अजीब व गरीब किस्म की हरकतें जो हैं वो करते रहना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जी तुम जो हो नॉर्मल नहीं हो। अब देखिए जी, आज तक अगर मैं बात करूं, जितने भी माहिरीन से मेरी बात हुई है, हमने बात की है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अदालत के अंदर इस तरह की अजीब व गरीब हरकतें किसी मुल्ज़िम ने की हों। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि अगर यहाँ पर हम किसी भी गरीब, किसी मिडिल क्लास मुल्ज़िम को खड़ा कर दें तो उसको ट्रीटमेंट बड़ा अलग दिया जाता है, वो बोलता नहीं, उसको बोलने नहीं दिया जाता। पुलिस जो है वो भी बड़े अजीब तरीके से पहले गाली देती है, पहले थप्पड़ रसीद करती है और उसके बाद जो है पुलिस बात करती है। तो यहाँ पर इस हद तक ढील देना, इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई वजूहात तो ज़रूर है। ऐसा लगता है कि जी वो इस वक्त मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सारे के सारे ड्रामे अदालत के अंदर और बाहर कर रहा है। एक मौके पर जज अता रबानी साहब ने भी ज़ाहिर जाफ़र के रवैये को देखते हुए ये बात बोल दी थी, बावर करवा दी थी कि अगर आप लोगों ने खबरें बनवानी है तो ज़ाहिर को यहाँ पर रहने दें, वरना ज़ाहिर को बख्शी खाने मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा जी, जो ज़ुबान ज़ाहिर जाफ़र अदालत में इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी ज़ुबान हमने तो कभी नहीं देखी, ना हमने सुनी है। नाज़ेबा गुफ्तगू करता है, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, आलूदा ज़ुबान है, गलीज़ गालियाँ हैं। ज़ाहिर जाफ़र ने अदालत के तकद्दुस को पामाल तो किया ही है, हमारे माशरे पर, हमारे सिस्टम पर, हमारी अदालतों पर और हमारे मुल्क के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें की हैं, जिसको दोहराने की मेरी तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि ऐसे लगता है कि उसे दोहराऊँगी तो मुझे बड़ा अजीब ऑकवर्ड फ़ील होगा। दरिंदे ने पुलिस ऑफिसर पर भी हमला किया था और फिर उसने दीवार से टकरा कर ख़ुदकुशी करने की कोशिश का ड्रामा भी जो है रचाया था, वो बड़ी एक्टिंग उसने की थी। ये सब बातें साबित करती हैं कि ज़ाहिर जाफ़र इज़ ऑन अ मिशन और ये मिशन जो है उसको रोज़ सिखाया और पढ़ाया जा रहा है। ज़ाहिर जाफ़र इन हरकतों के हवाले से, ज़ाहिर जाफ़र ने जो ये हरकतें की हैं अभी तक, जब से ये ट्रायल शुरू हुआ है, इस हवाले से कानून क्या कहता है, इस बारे में हम आज राय लेने जा रहे हैं बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान की, और इनसे ये भी जानेंगे कि आखिर FIA ने, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसने हाथ क्यों खड़े कर दिए। उसके हाथ खड़े करने से जिस तरह से हमें पूरी दुनिया में ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से हमें जलील किया जा रहा है, जिस तरह से दुनिया जो है हमारे इदारों पर अब उंगली उठाने की कोशिश कर रही है, ये सारी चीज़ें क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वक्कास अब्रेज़ खान। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि वक्कास आप ठीक होंगे। वक्कास, आपकी बहुत गहरी नज़र है डे वन से ही नूर मुकद्दम कत्ल केस पर। ज़ाहिर जाफ़र जो है वो भरी अदालत में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, जज साहब के रोकने के बावजूद जो है वो गालियां देने से बाज नहीं आता। इस सूरत हाल में दरिंदे पर तौहीन अदालत की दफात
क्यों नहीं लगाई जा रही? हमारे जहाँ तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है तो हमारे आइन के आर्टिकल 204 के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोविजन को एनंसिएट किया गया। एट द सेम टाइम 2003 के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस भी बनाया गया, जिसका पर्पज़ ये था कि अगर किसी भी जज की तौहीन की जाती है, अदालत के प्रोसेस की तौहीन की जाती है, या कोई ऐसा एक्ट किया जाता है कि जो कि डैट टेंड्स अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो अदालत जो है जिसके सामने कोई भी मुल्ज़िम, कोई भी वकील, कोई भी ऑर्डिनरी सिटीज़न या कोई भी शख्स कंटेम्प्ट करता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। लेकिन इस केस के अंदर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग ना मूव करने की सबसे बड़ी वजह जो मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ नज़र आती है वो ये, चूँकि इस केस के अंदर एक्सपीडिशियस और स्पीडी ट्रायल जो है वो डिमांड किया जा रहा है पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल हलकों की तरफ से, NGOs की तरफ से, सोशल वर्कर्स की तरफ से, एंड यू आर आल्सो वन ऑफ देम कि जो वेरी फर्स्ट डे से ऑनवर्ड इस पे आवाज़ उठाए हुए हैं। तो हमारी हत्तुल मकान यही एक्सपेक्टेशंस हैं, एंटिसिपेशन है कोर्ट ऑफ लॉ से कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसका ट्रायल कंप्लीट करके जज़ा और सज़ा का फ़ैसला किया जाए। तो मेरे ख्याल में कोर्ट जो इस वक्त जुडिशल ऑफिसर हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनके माइंड में भी ये चीज़ है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है या इनिशिएट की जाती है तो ये केस को प्रोलॉन्ग करेगा, ये केस को फर्दर लंबा करेगा, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट है जो वो क्यूज़ पर्सन का जाएगा, जो इस दरिंदे ज़ाहिर जाफिर को जाएगा। लिहाजा कोर्ट बजाय इसके कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाए जिसकी 3 महीने से 6 महीने सज़ा है और अलहदा से उस एप्लीकेशन को हेयरिंग के लिए सेट करे, दोनों वकला के दलाइल सुने और एक प्रोलॉन्ग प्रोसीजर की तरफ जाए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त जुडिशल ऑफिसर हैं जो इस केस को जिस केस को हेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके ज़हान-ओ-क़ुलूब पे ये चीज़ ज़रूर अक्स करती होगी कि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इसे जल्दी से जल्दी मुकम्मल करूँ और सज़ा जज़ा का फ़ैसला करूँ। अगर इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आयद कर दी जाती है तो मेरे ख्याल में 2 से 2.5 माह का फ़र्दर जो है इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो एप्लीकेशन है पहले वो डिसाइड की जाएगी और इसके बाद फर्दर जो प्रोसीजर है, जो ट्रायल है, फिर वो मुकम्मल होगा, जो कि बज़ाहिर जो मुझे नज़र आता है वो 6 से 7 महीने का वक्त लगेगा। अगर जो इस वक्त सिंपल प्लेन मूड के अंदर कोर्ट मूव कर रही है उसमें मैक्सिमम आफ्टर 1 और 2 मंथ्स इसका जो ट्रायल है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये जो दरिंदा, ये शफाक जानवर जो है इसको सजाए मौत दे दी जाएगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, ज़ाहिर जाफर ट्रायल के आगाज़ से अदालत के अंदर और अदालत के बाहर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो है हरकतें करता हुआ नज़र आ रहा है, इससे ये साबित क्या करना चाहता है? देखिए मारिया, ये जितने भी इसकी तरफ से एक्ट्स किए जा रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन मुल्ज़िमान को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये टैटिक्स बताए जाते हैं कि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में कोई पागलों जैसी हरकत करते हैं या बच्चों जैसी हरकतें करते हैं तो आप कोर्ट को ये इम्पेक्ट और इम्प्रेशन देते हैं कि मैं पागल हूँ, मैं नादान हूँ, मैं बच्चा हूँ या मैं किसी नशे का आदी हूँ, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस मैं अपने एक्ट की नवीयत को या ऑफेंस या क्राइम की नवीयत को समझने से कासिर था और अल्टीमेटली मुझसे वो ऑफेंस हो गया जब मैं उसके बारे में ना मुझे कोई समझ बूझ थी, ना मुझे ये मालूम था कि मैं कत्ल करने जा रहा हूँ, ना मुझे ये मालूम था कि मैं रेप करने जा रहा हूँ, ना मुझे ये मालूम था कि मैं किसी को किडनैप करने जा रहा हूँ। चूँकि अंडर द प्ली ऑफ मैडनेस और अंडर द प्ली ऑफ अनसाउंड माइंड लॉ के अंदर सेक्शन 84 PPC के अंदर एग्जम्पशन दी गई है कि अगर कोई शख्स पागल है, जुनूनी है और अपने एक्ट की नवीयत को समझने से कासिर है तो उस शख्स का ऑफेंस या क्राइम किसी भी सूरत में पनिशेबल नहीं है। ये सेक्शन 84 है पाकिस्तान पिनल कोड का, जो कि किसी भी पागल शख्स को, किसी भी अनसाउंड माइंड शख्स को या कोई ऐसा शख्स जो अपने एक्ट की नवीयत समझने से कासिर है उसे एग्जेम्प्ट कर देता है फ्राम दैट स्पेसिफिक ऑफेंस जो उसने कमिट किया है। तो कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह की हरकतें करने का मकसद या मतमा नज़र जो मुझे नज़र आता है वो ये कि ये कोर्ट में ये चीज़ें साबित करना चाहता है कि मैं पागल हूँ, मैं अनसाउंड माइंड हूँ और इससे वो कोर्ट ऑफ लॉ में सेक्शन 84 के तहत कोई एग्जेम्पशन लेना चाहता है ताकि इसकी सज़ा के अंदर कोई कमी की जाए। लेकिन इसके साथ साथ आप थेरेपी वर्कर्स के जितने भी वर्कर्स थे जो जिन्होंने बतौर गवाह इसके अंदर अपना बयान कलमबंद करवाया, आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें जो चलान का हिस्सा भी बनाया गया, उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर बड़ी कैटेगोरिकली और क्रिस्टल क्लियरली इन चीज़ों की वजाहत कर दी गई है कि ही वाज नॉट ऑन साउंड माइंड। ये पहले थेरेपी लेता था, फिर थेरेपी करता था, क्लासेस देता था।
तो इस चीज़ का, इस तरह की हरकत व सकनात करने का भी इसे कोर्ट ऑफ लॉ में कोई अल्टीमेट कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। अच्छा बैरिस्टर वकास, FIA अब तक जाहिर जाफर का मोबाइल जो है और लैपटॉप क्यों अनलॉक नहीं कर पाए? उन्होंने किस तरह से अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, आप सब जानते हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं, पूरी दुनिया में जगहसाई का बाइस बन रहे हैं। क्या FIA ने इसी केस में ये सब कुछ किया है या इससे पहले भी FIA ये सारे काम करती आ रही है, हम लोगों की नज़र नहीं पड़ी? देखिए मारिया, जहाँ तक FIA की कारकर्दगी की बात है, इनको एक बड़ा मामूली सा काम दिया गया था कि आप एक फ़ोन को अनलॉक करें ताकि उसके अंदर जो डाटा है, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें मसूल की जाएं और ज़ाहिर जाफिर से भी उसके एटीट्यूड और बिहेवियर का भी पता चलता और अल्टीमेटली नूर की उसके साथ जो कन्वर्सेशन थी वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट की जा सकती थी एज अ सोर्स ऑफ एविडेंस, एज अ पीस ऑफ एविडेंस। लेकिन ये FIA की कारकर्दगी पे बहुत सारे सवालिया निशान डालता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी हाई प्रोफाइल एजेंसी कंसीडर की जाती है, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लेकिन एक केस के अंदर इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें मीडिया कपड़े काले करके बैठा है, जिस पे NGOs बातें कर रही हैं, जिसमें लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि एज सुन एज़ पॉसिबल स्पीडी एक्सपीडिशियस ट्रायल किया जाए और इस जो दरिंदे को, शफाक मुजरिम को सज़ा दी जाए। लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि FIA के पास मैकेनिज़्म नहीं है, FIA के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं हैं, वो डिवाइसेस नहीं हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे एक मोबाइल फ़ोन, एक बड़ी ऑर्डिनरी सी चीज़ है, आप एक मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकते, जिससे कोर्ट ऑफ लॉ में प्राइमरी एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है, सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है, जिससे तफ्तीश के बहुत सारे मज़ीद रुख सामने आ सकते हैं। लेकिन मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको दूसरी तरफ बात करना चाहूँगा मोबाइल फ़ोन से हट कर कि इस केस के अंदर चूँकि पहले ही प्राइमरी एविडेंस के तौर पे बहुत सारे इस तरह के शवाहिद थे वो पेश कर दिए गए, चूँकि इस केस के अंदर कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जिसे आई विटनेस कहा जाता है, वो मौजूद नहीं था। तो ऐसे केसेस को सर्कमस्टांशनल या ऑकुलर एविडेंसेस की बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, मीनिंग देयर बाय कि फिंगरप्रिंट्स पे जो निशान थे वो ज़ाहिर जाफिर से मैच कर गए। एट द सेम टाइम जो DNA था, चूँकि इसके साथ ज़्यादती की गई, इसका रेप किया गया, तो DNA था वो भी मैच कर लिया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जितने भी फोरेंसिक एविडेंसेस थे वो भी तमाम के तमाम में से मैच कर लिए गए। तो इससे पहले आपने देखा कि ज़ैनब का केस था, अस्मा का केस था और दीगर पाकिस्तान के अंदर बहुत से केसेस थे। रिसेंटली जो मोटरवे का केस था, ये भी फोरेंसिक एविडेंसेस की बेसिस पे और DNA की बेसिस पे डिसाइड की गई हैं चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मोबाइल अनलॉक नहीं होता, इसके बावजूद भी कोर्ट इसे सज़ाए मौत दे सकती है, लेकिन मोबाइल अनलॉक ना करना, ये सिलसिले में जवाब दे देना कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारी एबिलिटी नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके तमाम लीगल रिफॉर्म्स के हामी लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम FIA की कारकर्दगी को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। माहिर कानून है, बड़ी गहरी नज़र है डे वन से इस केस पे, और आप एक बात जानते हैं कि जो लोग पहले दिन से इस केस पे नज़र रखे हुए हैं उनको पता है कि कहाँ पर जो है वो गलतियाँ हैं, कहाँ पर सही तरीके से जाया जा सकता था, कहाँ पर वकला की जानिब से गलतियाँ की गई, कहाँ पर पुलिस ने गलतियाँ की। और FIA के तो खैर अब मैं क्या कहूँ, उनको तो सलाम पेश करने को दिल चाहता है, सैल्यूट है। इतना बड़ा इदारा अगर काम नहीं कर सकते तो डेफिनेटली इनको सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को, कि अगर जो इदारा काम करने का अहल ही नहीं है तो उसकी जगह किसी और जो है इदारे को मुरतब किया जाए, बनाया जाए, ताकि हमारी इस तरह से जग हसाई ना हो सके। नूर मुकद्दम केस पर मेरी तो फुल नज़र है, मेरी एक एक लम्हे पर नज़र है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मालूम हो सके कि हम आंखें बंद करके बिल्कुल भी नहीं बैठे हुए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।